सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई पदार्थों के पृथक्करण के बारे में। आज हम भाग 4 में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मित्रों, हमने पदार्थों के पृथक्करण में थ्रेसिंग के बारे में हमने बात किया था। थ्रेसिंग के बारे में हमने बताया था कि यह मुख्य रूप से फसलों से बीजों को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, अर्थात अन्न कणों को पके हुए पौधों से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। आजकल हम थ्रेसिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे थ्रेसिंग के बाद बीनने की विधि के बारे में भी हमने बात किया था। थ्रेसिंग मशीन में हमने बताया था कि आजकल आधुनिक मशीनों का उपयोग आसानी से होने लगा है और अधिक से अधिक मात्रा में फसलों की थ्रेसिंग कम समय में की जा सकती है। अब आगे यदि हम चालना की बात करेंगे, चालना जिसे हम सीविंग कहते हैं, दैनिक क्रियाकलापों में हम आटे की रोटी बनाते हुए देखते हैं। रोटी बनाने के लिए चलनी से आटा चालते हुए भी हम देखते हैं। चलनी से आटा चालने पर चलनी में क्या रह जाता है? हम जानते हैं कि यह चोकर या भूसी होता है। इसी प्रकार अपने आपने मकान बनाते समय जाली से बालू को चालते हुए देखा होगा या आटा को चालते हुए देखा होगा। इस प्रक्रिया में महीन बालू चालकर अलग कर दी जाती है और कंकड़ पत्थर जाली में ही रह जाते हैं। यह प्रक्रिया चालना अर्थात सीविंग कहलाता है। इस प्रक्रिया में भिन्न भिन्न आकार के घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार के आकृति के छिद्र वाले चालने का प्रयोग किए जाते हैं। आजकल यह प्रचलन में है कि जो खेतों में जो फसलें उगाई जाती हैं वह मिक्स फसलें उगाई जाती हैं, उनको भी अलग करने के लिए हम कई प्रकार के छन्नों का प्रयोग करते हैं और जिसमें गेहूं अलग, मटर अलग, चना अलग, राई अलग हो जाता है। जैसा कि हमने बताया कि आटे को अलग करने के लिए हम चलनी का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार आजकल हमारे विज्ञान की ही देन है कि अनेक आधुनिक प्रकार के चालना वाले मशीन आ गए हैं जिनका हम कम समय में अधिक से अधिक हम चाल करके ठोस अनावश्यक वस्तुओं को अलग कर सकते हैं। खासतौर से यदि हम घरों में देखें तो घर में आटा को चालने के लिए चलनी का प्रयोग होता है जो हर घर में पाया जाता है। यदि हम बड़े बड़े फैक्ट्री या मिलों की बात करें तो क्या देखते हैं कि उनमें बड़ी बड़ी चालने वाली मशीन होती हैं जिनमें बड़े बड़े अनावश्यक कणों को अलग कर दिया जाता है और पाउडर को अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर चालना वाली मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो यह हम कह सकते हैं कि चालना पृथक्करण की एक महत्वपूर्ण विधि है। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, हम ऊनी कपड़ों की सुरक्षा के लिए उनमें सफेद रंग की गोलियां या नेफ्थेलिन रखते हैं। कुछ महीनों बाद गोली छोटी हो जाती है और गायब हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हम देखते हैं कि कपूर भी यदि हम कुछ देर तक रख दें तो क्या देखते हैं कि वह कुछ देर बाद गायब हो जाती है, या कपूर को जलाते हैं तो क्या देखते हैं कि वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है और समान ताप पर यह कैसे वाष्पीकृत नेफ्थलीन बाल हो जाती है? इस प्रकार कई ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम देखते हैं कि वह सीधे ठोस से बिना द्रव में बदले हुए गैस में बदल जाते हैं। इसका हम कई जगह उपयोग देख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी यदि कहीं है तो वह बिल्कुल धुएं की तरह दिखाई देने लगता है। इसके लिए यदि हम ऊर्ध्वपातन की बात करें तो उसके लिए हम एक अलग क्रियाकलाप कर सकते हैं। कांच की प्याली में कपूर और साधारण नमक का मिश्रण लेते हैं। अब एक कीप उसमें फिल्टर पत्र लगा हो चित्र की भांति उल्टा लटका देते हैं, उल्टा करके रखते हैं। कीप की जो पतली नली होती है उसके सिरे पर थोड़ी भीगी हुई रुई रखते हैं और पानी से भीगी रुई कीप के बाहरी भाग में रख देते हैं।
अब प्याली को चित्र की भांति रखकर गर्म करते हैं जब तक मिश्रण में धुआं न उठने लगते। क्या देखते हैं कि धुआं कीप के ठंडे भाग तक पहुंचने पर फिर से ठोस कपूर में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम नेफ्थेलीन बाल की देखें तो नेफ्थेलीन बाल में भी यही होता है। यह धुआं जो होता है वह कपूर में धुआं कीप के ठंडे भाग तक पहुंचने पर फिर से ठोस कपूर में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार कपूर मिश्रण से पृथक हो जाता है और वह ठोस में बदल जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ठोस कपूर हो या हम कह सकते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो या नौसादर हो या फिर नेफ्थेलीन बाल हो, सभी प्रक्रिया को हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये आसानी से ठोस जो होता है वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है यदि हम उनको गर्म करें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे द्रव में बदलने की प्रक्रिया और सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो यह एक प्रकार से ऊर्ध्वपातन की परिभाषा हो गई। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा हम दोबारा बता रहे हैं कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की जो प्रक्रिया है वह ऊर्ध्वपातन कहलाती है और गैस से सीधे ठोस बनने की जो प्रक्रिया होती है वह निक्षेपण कहलाती है। तो यह इस प्रकार कह सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण दोनों एक प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों प्रक्रिया है जो दोनों साथ साथ हो सकती हैं। इसमें जो होता है जैसे आयोडीन, नौसादर और नेफ्थेलीन, ये सभी जो पदार्थ होते हैं इनमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। अर्थात आयोडीन, नौसादर, नेफ्थेलीन को भी अन्य मिश्रण से इसी विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इसे हम शिक्षक की उपस्थिति में ही करें। अब अघुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से किस प्रकार पृथक किया जाए, इसके लिए हम अलग अलग विधि का प्रयोग करते हैं, जिनमें पहला जो है वह तलछटीकरण एवं निथारना है, जिसे हम सेडिमेंटेशन एवं डिकेंटेशन कहते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। एक बीकर या गिलास में पानी लेते हैं, उसमें थोड़ी बालू मिलाते हैं। अब इसे थोड़ी देर के लिए रखते हैं। हम देखते हैं कि बालू बीकर के नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। अब किसी छड़ के सहारे हम बीकर को पानी को दूसरे बीकर में गिलास में अलग कर लेते हैं। इस प्रकार बालू और पानी के मिश्रण से बालू को अलग करना तलछटीकरण और पानी को अलग करना निथारना कहलाता है। तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं मिश्रणों के घटक को पृथक किया जा सकता है जो द्रव में अघुलनशील हों तथा भारी होने के कारण उनकी पेदी में बैठ जाते हों। अविलेय ठोस पदार्थों को पेदी में बैठने को हम तलछटीकरण या अवसादन कहते हैं। इसके लिए हम कई क्रियाकलाप कर सकते हैं। इस प्रकार यह ऐसी कई विधियां हैं जिनमें हम तलछटीकरण और निथारने की प्रक्रिया करते हैं और सामान्य जीवन में इसका उपयोग हम करते हैं। ऐसे हम प्रयोग अपने प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं। जैसे गंदे पानी को हम यदि कुछ देर तक रख दें तो क्या देखते हैं कि जो गंदा पानी होता है वह कुछ देर बाद साफ पानी ऊपर आ जाता है और उसके नीचे उसमें जो घुली हुई अशुद्धियां होती हैं वह नीचे बैठ जाती हैं। उन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं। इस प्रकार जैसा कि हमने बताया कि बालू और जल दोनों एक साथ घोल करके कुछ देर तक रखें तो पाएंगे कि बालू नीचे बैठ जाएगा और जल ऊपर साफ आ जाएगा। उन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं। उसी प्रकार हम चाक के टुकड़ों को भी मिक्स करके देखें, निश्चित करके देखें तो पाएंगे कि कुछ देर में तो घुल जाते हैं लेकिन बाद में चाक का जो पाउडर होता है वो नीचे बैठ जाता है, जिन्हें हम पानी को अलग कर लेते हैं और चाक का जो पाउडर होता है वह नीचे बैठा रह जाता है, जिसे हम तलछटीकरण या अवसादन कहते हैं। इस प्रकार तलछटीकरण और निथारने की विधि का प्रयोग हम घर में भी कर सकते हैं। तो यह प्रक्रिया है जो तलछटीकरण
और अवसादन की विधि है। अगला जो विधि है वह छानना है, जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो हल्का भारी या बहुत अधिक भारी होते हैं, उन्हें हम आसानी से अलग कर सकते हैं। जो अलग करने की विधि है वह तलछटीकरण अथवा निथारना विधि है। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम छानना, छानना पत्र और अपकेंद्रण के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।